नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना से जंग जीतकर वापस प्रदेश लौट आए हैं। सीएम ने कहा है कि उनके स्वास्थ्य के लिए जिन लोगों ने भी दुआ की है वह उसके लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन के आने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सभी चिकित्सक हैं, जो शुभचिंतक हैं, तमाम लोगों ने जो दुआ की है, उन सबका भी मैं बहुत आभारी हूं कि इतनी जल्दी रिकवरी हुई है। दवाओं के साथ साथ दुआओं से ये सब हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत जल्दी देश कोरोना से जंग जीतेगा। जिस तरह से भारत वैक्सीन बनाने में सफल हुआ है, और एक नहीं दो वैक्सीन बनाने में हमारे वैज्ञानिक सफल हुए हैं, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है आत्मनिर्भर भारत की, आज हमारे वैज्ञानिकों ने जब उनको प्रोत्साहन मिला तो दुनिया के 5 देशों में आज भारत शामिल हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। सर, आम लोगों को, जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं या जिनकी सामने स्थितियां हैं, उनको आपका संदेश की कैसे? नहीं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सावधानी बरतने की अभी लंबे समय तक आवश्यकता है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष पूजा को बधाई दी और समूह चलाने वाली महिलाओं को कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो स्वयं समूह चलाया गया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए जो संभव होगा वह किया जाएगा। मंडल महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष पूजा का कहना है कि पार्टी ने उन्हें नियुक्त किया है और वह पार्टी हित में सबको साथ लेकर कार्य करेंगी और जनता के बीच आम महिला बनकर के काम करेंगी। पहले तो हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस पद के लिए उन लोगों ने नियोग किया है। मैं इस पद को अपनी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। जैसा जैसा आदेश होगा मैं पार्टी के हित में काम करूंगी और महिला के सबको लेकर साथ चलूंगी। हमारा लक्ष्य 2022 है। एक ही नारा है, अरविंद पांडे को विजय बनाना है। ये कार्यक्रम है महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मंजरी फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इसमें गांव की महिलाओं को आगे बढ़ने का एक सफल मौका मिल रहा है। छोटे छोटे लघु बचत के द्वारा अपने एक पूंजी बनाते हैं, जिससे वो आपस में ऋण के माध्यम से एक दूसरे को देते हैं, जिससे उनको बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ता है और अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की इस संस्था के माध्यम से, मंजरी फाउंडेशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं काम करती हैं उन महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम मंजरी फाउंडेशन का मैं फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह चलाया गया है, मैं इनको शुभकामना देता हूँ। और मैंने अपनी बहनों से कमिटमेंट भी किया कि उनके स्वयं सहायता समूह की आय बढ़े, इसके लिए जो भी हमको निर्देशित करेंगे उनसे काम से संबंधित जो उनके प्रोजेक्ट होंगे मुझको ये बताएंगे, तो निश्चित उनके कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार हम उनकी सहायता करेंगे। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 60 वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन देश का विकास करने के बजाय कांग्रेस नेताओं ने अपना विकास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 6 वर्षों में सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में के दौरान कई सारे घोटाले किए, जिनकी अभी भी जांच चल रही है। देश को परमाणु की आवश्यकता नहीं होती है। देश को आजाद हुए 70 साल हो गया और इस 70 साल में 60 साल कांग्रेस ने शासन किया है और इस 60 साल में देश का विकास नहीं हुआ, कांग्रेस के नेताओं का विकास हुआ। ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। और इस 6 साल में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बने हो गए, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। बल्कि अमेरिका जैसे देश में, कनाडा जैसे देश में, इन संपन्न देश जिनका कल्चर लग्जरी कल्चर है, उन्होंने भी संकल्प लिया कि अपने देश को संभालना है
तो नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर और ईमानदारी से काम करेंगे तब उनकी कंट्री बचेगी। ऐसा उन्होंने चुनाव प्रचार में भी किया। और मैं उनको, रावत जी को मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक ही बात कहूँगा कि हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व मोदी जी के नेतृत्व को मानना है और आम जनता मान चुकी है। यही वजह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी क्षेत्र में जहां मोदी जी द्वारा तय किए हुए व्यक्ति खड़ा होता है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, बरादरीवाद, इन सबको समाप्त करते हुए, जिसने देश की सारी बुनियादों को खोखला किया, ऐसे वादों को समाप्त करते हुए, जातिवाद, बरादरीवाद, क्षेत्रवाद सबको खत्म करते हुए पूर्ण मेजोरिटी की गवर्नमेंट मोदी जी को दिया है। और वह गवर्नमेंट बहुत ईमानदारी से जनहित के कामों पर खरा उतर रही है। रही बात उत्तराखंड की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी के शासनकाल में मात्र लूट की छूट, जिसका स्टिंग ऑपरेशन है, जिसका सीबीआई में मुकदमे चल रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि सूप तो बोले बोले, छल्लियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं, जिन्होंने उत्तराखंड के देवभूमि की जनता को छला है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन के संबंध में सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट आदि की उचित व्यवस्था किए जाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए भी कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वैक्सीनेशन के दौरान संबंधित जिलाधिकारियों व सीएमओ को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। नगर निगम देहरादून के स्वच्छता कर्मी सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है, जिसके लिए निगम के करीब 4000 फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा कोविड पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में वैक्सीनेशन के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है, जिनका डेटा अपलोड किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीनेशन के लिए देहरादून के 5 अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन भी कर चुका है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि भारत सरकार से मिली गाइडलाइन के तहत स्वच्छता कर्मी और निगम के फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। निगम के करीब 4000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। और अभी भारत सरकार से और प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, पर्यावरण मित्र, इनका डेटा मांगा गया है और उसको तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। संख्या करीब 3 से 3500 के आसपास होगी और ये कल शाम तक हमारा डेटा पूरा तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग प्रेषित कर देंगे। गढ़वाल मंडल की स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर भारती राणा ने रुड़की सिविल अस्पताल का औचक दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर भारती राणा ने ओपीडी, इमरजेंसी, ब्लड बैंक वार्डों सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकांश व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। जहां खामियां नजर आई, उसके लिए अस्पताल के सीएमओ को व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। निरीक्षण निदेशक का एक ड्यूटी होता है, सारी चिकित्सालय का निरीक्षण है। तो रुड़की का एक बड़ा अस्पताल है हमारा, जो 106 बेड हॉस्पिटल है और अभी उनको अवार्ड भी मिले हैं। तो एक आगे से काफ़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड चिकित्सालय को अवार्ड मिला है। व्यवस्थाएँ ऑलमोस्ट दुरुस्त पाई गई, छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ करके, और वो बहुत ही जल्दी अगर चिकित्सा हमारे सीएमएस प्रतिदिन एक राउंड लेते हैं तो मुझे लगता है वो इतनी बारीक चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें हैं कि वो बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगी। इमरजेंसी को स्पेशली स्ट्रेंथन करना है। बाकी बहुत ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा है, महिलाओं के प्रसव की सुविधा बहुत अच्छी है, सर्जरी भी हो रहे हैं, औरतों के ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके ऑपरेशन हो रहे हैं, है ना। लैब बहुत अच्छी है, जो अच्छे अस्पतालों में लैब की सुविधा नहीं वो यहाँ पर उपलब्ध है। सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे हैं। थोड़ी सी देश भर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग को अलर्ट कर दिया है। गदरपुर क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविशंकर झा ने बताया कि उत्तराखंड में अभी तक कोई मामला बर्ड फ्लू का सामने नहीं आया है और ना ही किसी पक्षी की मौत का मामला सामने आया है। इसके साथ ही उनका कहना था कि लेकिन पड़ोसी राज्यों से पक्षियों की मरने की खबर जो है वो आ रही है, जिसको बेहद गंभीर रूप से देखा जा रहा है।
ये बात सच है कि देश के कुछ हिस्सों से या पड़ोसी राज्यों से कुछ पक्षियों के मरने की खबरें आई है या बर्ड फ्लू के संभावना व्यक्त की गई है। हमारे राज्य में उत्तराखंड सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग के द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम का गठन प्रत्येक जिले में कर दिया गया है और इस संबंध में एक्शन प्लान और गाइडलाइंस हमारे निदेशक महोदय के द्वारा जारी कर दी गई है। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिले में हमारे रैपिड रिस्पांस टीम का गठन है वह इन चीजों पे अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। कोई भी प्रवासी अप्रवासी वाइल्ड बर्ड्स या डोमेस्टिक जो घरेलू पोल्ट्री फार्म्स है वहाँ कोई भी नेचुरल या अननेचुरल डेथ होती है तो हम उसे संज्ञान में रखते हैं और सैंपलिंग करके उसको बर्ड फ्लू की टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। सौभाग्य की बात है कि अभी हमारे क्षेत्र में किसी भी नेचुरल या अननेचुरल डेथ की रिपोर्टिंग नहीं हुई है और बर्ड फ्लू की संभावना अभी तक व्यक्त नहीं की गई है। देखो, स्वास्थ्य विभाग ने इन दिनों टीबी के मरीजों की पहचान के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। विभाग ने नैनीताल जिले में लगभग 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करने की योजना बनाई है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हजारों लोगों की बलगम की जांच की गई है, जिसमें 17 टीबी के मामले सामने आए हैं। विभाग ने अब दूसरे चरण का अभियान शुरू किया है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथ जोशी का कहना है कि जिले का टीबी रोकथाम विभाग क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं की मदद से इस अभियान को चला रहा है। इसके तहत व्यापक रूप से 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और टीबी के मरीजों का पता लगाकर उनका उपचार किया जाएगा। एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान चल रहा है। इसमें हमें 1 लाख लोगों की करीब स्क्रीनिंग करनी है। 2 चरण हमने नैनीताल और रामनगर में कर लिए हैं, जिसमें से करीब 17 केस पॉजिटिव आए हैं। अभी ये तीसरा चरण कर रहे हैं हल्द्वानी में, उसके बाद फिर बनगुलपुरा और दूसरी आबादी में होगा। तो आज हम आज का जो चरण की शुरुआत हो रही है इसमें 15,000 लोगों के करीब हम स्क्रीनिंग करेंगे। किस तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है इसमें? बलगम की जाँच होती है और पहले कब तक चलता रहेगा? 1 लाख तक हमें करना है। 1 लाख की आबादी का जो टारगेट है। इसमें जागरूक भी किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। कौन काम करेंगे इसमें? ये आशाएं कर रही हैं, इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं और हमारा जो टीबी यूनिट का स्टाफ है वो काम कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बसिंदर भगत के बयान से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्रकार वार्ता की और बसिंदर भगत की बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सरकार में महिलाओं का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बसिंदर भगत द्वारा इंदिरा हृदय पर दिए बयान की वो घोर निंदा करते हैं। आपको बताते चलें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की है और बसिंदर भगत पर केस दर्ज करने की मांग भी की है। परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही गई, जहां एक और हम निंदा करते हैं वहीं आज हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन करने का काम किया और साथ ही साथ हमने डीजीपी से मिलकर के एक एफआईआर दी है और हमने कहा है कि एफआईआर दर्ज हो और सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई हो। ये हम सरकार से भी कहना चाहते हैं और पुलिस से भी कहना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आपने खेद व्यक्त किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन आज कांग्रेस नहीं बल्कि उत्तराखंड की मातृशक्ति आहत है। अब आपकी सरकार की परीक्षा की घड़ी है कि आपकी सरकार इस परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लेती है। क्या एफआईआर दर्ज होगी? क्या अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? अब उत्तराखंड की मातृशक्ति मुख्यमंत्री की ओर देख रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बसिंदर भगत द्वारा भीमताल में एक जनसभा के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर यूथ कांग्रेस पूरी तरह से मुखर है। देर शाम
बुद्ध पार्क में यूथ कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बसिंदर भगत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। इस दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत प्रिंस का कहना था कि भाजपा का चरित्र सबके सामने आ चुका है कि उनकी पार्टी के नेताओं को महिलाओं की इज्जत करना नहीं आती है, इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष बसिंदर भगत ने राज्य की सबसे वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। वहीं यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर बसिंदर भगत सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तो यूथ कांग्रेस बसिंदर भगत के सभी कार्यक्रमों का विरोध करेगी। हमारे आज जो पुतला दहन किया अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आज भीमताल में भाजपा पार्टी की बैठक हुई थी। उस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने माननीय नेता परिषद डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करी है। वो उनकी उम्र को लेकर ठाके एक बयानबाजी करते हैं और भाजपा पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी जो उस सभा में मौजूद थे वो ठाके लाके हंसते हैं। जो भाजपा पार्टी की सोच महिलाओं के प्रति बुजुर्गों के प्रति दिखाती है, इसी को लेकर हमने आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया है और हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को एक खुला चैलेंज करते हैं। अगर वो अपने आप को युवा समझते हैं और ज्ञानी समझते हैं तो वो माननीय नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अगर हल्द्वानी से चुनाव लड़े, उनको दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। उनको पता लग जाएगा कि हल्द्वानी की जनता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी से कितना प्रेम करती है। और बंशीधर भगत जी जब तक सार्वजनिक मंच से जो उनका आज बयान है उसकी माफी नहीं मांगेंगे तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके प्रत्येक कार्यक्रम का विरोध करेगी। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बसिंदर भगत द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिंदु खतर शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बसिंदर भगत ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के खिलाफ अपमानजनक जो टिप्पणी की है वह नाकाबिले बर्दाश्त है और जब तक वह सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते उनका विरोध पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने हमारी कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष जो कि इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में विकास की देवी कही जाती हैं, उनके ऊपर इस तरीके से अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग करा, जिसकी हम समस्त कांग्रेस जन इसकी घोर निंदा करते हैं और हम सब मांग करते हैं कि माननीय बंशीधर भगत जी को हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी से माफी मांगनी चाहिए, समस्त कांग्रेस जन से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ आज आप तो कहाँ बेटी बचाएंगे, कहाँ बेटी को पढ़ाएंगे। आप इस तरीके से एक महिला पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। आप जब एक इतनी बुजुर्ग महिला के लिए इस तरीके अपशब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं तो आप छोटी छोटी बच्चियों को या जो भी हमारे देश की बच्चियां हैं, जो भी बेटियां हैं, उनको कहाँ से बचाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे। आप ही नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आप ही इस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, इस तरीके से निंदनीय भाषा का प्रयोग करते हैं और इसकी हम समस्त कांग्रेसियन घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष पद से और हमारी नेता प्रतिपक्ष माननीय इंदिरा हृदयेश जी से माफी मांगनी चाहिए। जो कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी हैं, उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार में है और इस प्रदेश की सबसे वरिष्ठतम नेता कहलाती हैं और जिन्होंने इस हल्द्वानी के विकास में, इस प्रदेश के विकास में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, उन महिला के प्रति जिस प्रकार से बंशीधर भगत ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो उन पर आरोप लगाए हैं, वो एक निंदनीय है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से बंशीधर भगत का हम लोग यहाँ पर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आज उन महिलाओं को इस प्रकार से जो इस शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने किया, अमर्यादित तरीके से जो बयान दिया है, ये एक निंदनीय है और हम उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी से कहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और बंशीधर भगत को इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बसिंदर भगत के इंदिरा हृदयेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की आलोचना की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा कि बसिंदर भगत को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है। देखिए, वो ऐसे बयानों की मैं निंदा करता हूं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। जब एक लेडीज के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं तो उनकी जो सोच समझ है उसको दर्शाती है।
ऐसे बयान देने की मैं निंदा करता हूं। और कल तक तो भाजपा के नेता कह रहे थे हम आम आदमी पार्टी वालों को कुछ समझते ही नहीं है, वो काबिल ही नहीं है। अब उनकी काबिलियत भी सामने आने लगी है, जनता उस चीज का जवाब देगी अपने आप। उत्तराखंड में आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपने जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने 5 नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने बताया कि उत्तराखंड में पार्टी को विधानसभा चुनावों के लिए तैयार किया गया है और पार्टी कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने की दिशा में कड़ी मेहनत की जा रही है। 5 उपाध्यक्ष बनाए हैं, जिसमें दीपक बाली जी, OP मिश्रा जी, शारिक अफरोज और मनोज कपड़वान, विशाल चौधरी जी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे अनुज अग्रवाल, अमनदीप अरोड़ा और मनोज द्विवेदी और भरत सिंह जी को ये ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी हमने दी है। लक्सर रायसी क्षेत्र में खेल स्टेडियम के निर्माण ने तूल पकड़ लिया है। इस क्रम में आज रायसी क्षेत्र के महाराजपुर गांव के सैकड़ों युवाओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग की। युवाओं का कहना था कि रायसी क्षेत्र में हजारों युवा फोर्स की नौकरी आदि के लिए हर साल तैयारी करते हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई खेल स्टेडियम ना होने की वजह से युवाओं को या तो सड़कों पर या फिर खेतों में दौड़कर और अन्य प्रकार की तैयारियां पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके चलते काफी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। क्षेत्र में भी खेल के मैदान की मांग उठने लगी है। रायसी क्षेत्र के आज युवा SDM कार्यालय पहुंचे हैं और वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम बनना चाहिए। हम इन लोगों से बात करेंगे इस डिमांड के साथ में यहाँ पहुंचे। आपका नाम क्या है? रमेश भाई, आज आप लोगों ने जिस तरह से एक प्रदर्शन किया है और एक मांग पत्र SDM साहब को दिया, पूरी मांग यह है कि हमारे जो गाँव महाराजपुर में कोई फील्ड वगैरह नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ खेल कूद के लिए ग्राउंड की मांग है हमारी सभी की। और आज हम अक्सर SDM साहब से मिलने के लिए आए थे और भी लोग यहाँ से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुरजीत, जिस तरह से खेल स्टेडियम की आप मांग कर रहे हैं तो वहाँ कितने गांव हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? चार गांव हैं, गरदासपुर, महाराजपुर, भादराबाद, केवल सोमरी। अच्छा, 4 गांव हैं, इसके अलावा और कोई गांव नहीं है? अच्छा, गाँव मैदान बन जाएगा और बच्चे वहाँ। और कुलदीप, आज ज्ञापन दिया है, क्या उम्मीद है SDM साहब से? हमारी मांग को सुना जाएगा और इसको आगे भेज के थोड़ा हमारे बारे में सोचा जाएगा कि इन बच्चों के लिए कोई भविष्य अच्छा हो, बच्चों का भविष्य अच्छा हो। आपका नाम क्या है? दीपक, आपने जो ज्ञापन हाथ में ले रखा इसमें ऑल ओवर केवल खेल के मैदान की मांग है और पिछले कितने दिन से आपने मांग उठाई है? ग्राम स्तर पर क्या स्थिति इसमें? क्या प्रधान ने कोई प्रयास किया, आसपास के प्रतिनिधियों ने कोई प्रयास किया? सर, पिछले दिनों से बहुत से युवा इसमें बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान और हमारे जो गाँव के लोग हैं कुछ भी हमारी मांग लेने तैयार नहीं है। बताया जा रहा है और हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है। हम इसलिए SDM जी को मिल रहे हैं। चलिए, तो ये युवा हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत स्तर से या जिला पंचायत स्तर से इनकी कोई किसी प्रकार की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए आज ये मजबूर होकर के SDM कार्यालय पहुंचे हैं और इन्होंने ज्ञापन भी दिया है जिसमें साफ तौर पर मांग है कि इनके क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम बनाया जाए ताकि ये बच्चे जो आर्मी या फिर पुलिस फोर्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ इन्हें एक अच्छा स्पेस मिलेगा और कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं जो होती हैं उनसे बचेंगे। अब आने वाला टाइम बताएगा कि प्रशासन इनकी मांग पर कितना ध्यान देता है और कब तक इनकी मांग पूरी हो पाती है। जसवीर सिंह, जगह 24 न्यूज़, लक्सर। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।